वज़ीर आज़म की सदारत में आज 2047 की तरक्की याफ्ता भारत का एक रोड मैप किया जाएगा तैयार। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग में 8 शोबों पर तवज्जो की जाएगी मरकूज। मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और कई मरकजी वज़रा इजलास में करेंगे शिरकत। मरकज में बीजेपी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत की हुसूलियाबियों के सिलसिले में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का किया जाएगा इनेकाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 साल खिदमत, गुड गवर्नेंस, गरीबों की बहबूद के मौजू पर कॉन्क्लेव का करेंगे इफ्तिताह। 3 इजलास में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात करेंगी शिरकत। उत्तराखंड के में आज G20 सादे बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आखिरी दिन। अब तक बदउनवानी से मुतालिक मसाइल के दरमियान बदउनवानी को खत्म करने के लिए भारत की कोशिशों पर हुई है बातचीत। योगा के आलमी दिन की 25 दिन की उल्टी गिनती के मौके पर हैदराबाद में मुनक्किदा योगा फेस्टिवल में बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं शिरकत। मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी भी तकरीबात में हैं शामिल। इस साल के बैनुल-अक़वामी यौम योग का थीम है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योगा की असल तकरीब 21 जून को जबलपुर में होगी मुनक्किद। आईपीएल टाइटल मैच में कल गुजरात और चेन्नई होंगे आमने सामने। गुजरात टाइटंस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई अपनी जगह। दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस को 62 रन से दी शिकस्त। शुभमन गिल ने बनाई सेंचुरी जबकि मोहित शर्मा ने हासिल किए 5 विकेट। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए आज खेलेंगे अपने सेमीफाइनल मुकाबले। पीवी सिंधु का मुकाबला जॉर्जिया की मारिस का तेंजिंग से होगा जबकि एचएस प्रणॉय इंडोनेशिया के अजेंचा से करेंगे मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग का थीम तरक्की याफ्ता भारत एट 2047 टीम इंडिया का किरदार रखा गया है। गवर्निंग काउंसिल की इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला और गवर्नर, मुतादिद मरकज़ी वज़रा और दीगर कई अहम अफसरान शिरकत कर रही हैं। प्रगति मैदान में दिन भर जारी रहने वाली इस मीटिंग में 8 अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनमें तरक्की भारत एट 2047, SMMEs पर खुसूसी तवज्जो, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गति शक्ति जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इस मीटिंग की तैयारी के तौर पर गुज़िश्ता जनवरी में दूसरी चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी जिसमें इन मौज़ूआत पर बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया था। गवर्निंग काउंसिल का ये इजलास भारत की G20 चेयरमैनशिप के पस मंज़र में मुनक्किद हो रहा है। और मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। 26 मई 2014 को ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया था। बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत की दूसरी मियाद है ये, जो 2019 में दोबारा बरसर इक़्तिदार आई। इन 9 बरस में मुल्क ने मुख्तलिफ शोबों में तब्दीलियाँ देखी हैं। अवामी फलाह बहबूद, फैसला कुन गवर्नेंस की फराहमी, मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने और आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ की गई हैं। ताउन और दाखिली उमूर के मरकजी वज़ीर अमित शाह आज नई दिल्ली में 9 साला डीडी कॉन्क्लेव खिदमात, गुड गवर्नेंस, गरीबों की फलाह बहबूद का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर और वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहेंगे। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस के 3 सेशन होंगे। पहला इजलास इंडिया सर्जिंग अहेड, जन जन का विश्वास और युवा शक्ति गैल्वनाइजिंग इंडिया, जिसमें गुज़िश्ता 9 बरस में भारत ने मुख्तलिफ शोबों में जिस तरह तरक्की की है उस पर बातचीत की जाएगी। दूसरे सेशन का थीम जन जन का विश्वास होगा जिसमें मुख्तलिफ समाजी शोबों में होने वाली पेशरफ्त और मुस्तकबिल की तवक्कात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तीसरे सेशन में बहस का मौजू भारत की नौजवान ताकत होगा। मौजूदा मरकजी हुकूमत ने 26 मई को 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सनीचर यानी 27 मई को विज्ञान भवन में 9 साल की कामयाबियों पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वज़ीर भी मौजूद रहेंगे।
खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की बहबूद के मौज़ूआत पर मबनी इस कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क की कई नामवर शख्सियात शिरकत कर रही हैं। 3 इजलास में मुनक़िद होने वाले इस कॉन्क्लेव में अवामी एतमाद, 9 साल में समाजी शोबे में किए गए काम और नौजवानों पर भी बातचीत की जाएगी। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इस मौके पर वजारत इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कई अफसरान भी मौजूद थे। सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक कॉन्क्लेव विज्ञान भवन में 27 मई को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी सेशन के अलावा 3 सेशंस होंगे। पूरे कार्यक्रम की थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की रखी गई है। इसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और हमारे विभागीय मंत्री जी भी उसमें रहेंगे साथ में। जो हमारा पहला सेशन होगा वो पहला सेशन इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पैनल सत्र होगा वो जन जन का विश्वास थीम पर होगा। आज भारत विश्व में सबसे पॉपुलस राष्ट्र बन चुका है और हमारे देश की आधे से अधिक आबादी जो है वो अभी युवा श्रेणी की आबादी है। तो इस युवा शक्ति के संबंध में जो हमारा है वो तीसरा सत्र रहेगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी G20 इंसदाद बदनवानी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। इंसदाद बदनवानी वर्किंग ग्रुप के इजलास में G20 ममालिक के नुमाइंदों ने दुनिया भर में बदनवानी से निमटने के लिए बदनवानी से हासिल की गई जायदादों की बाजियाबी के लिए मजबूत कवानीन बनाने पर जोर दिया है। नरेंद्र नगर में मुनक़िदा एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के दूसरे दिन जमहूरियत की मजबूती, माशी हालत और जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में G20 के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ इजलास में इसके लिए सख्त कवानीन बनाने पर भी गौर किया। बहस के दौरान नुमाइंदों की राय सामने आई कि दुनिया भर के सरकारी निज़ाम समेत निजी इदारों में बदनवानी से मुतालिक हासिल की गई जायदाद की वसूली के लिए सख्त कवानीन बनाकर निज़ाम को मजबूत किया जाए। मीटिंग में नुमाइंदों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम ममालिक बाहिमी हम आहंगी कायम करेंगे और बदनवानी से निमटने के लिए कानून के निफाज और मालूमात के तबादले से मुतालिक बैन-अल-अक़वामी ताउन को मजबूत करेंगे, तभी बदनवानी पर काबू पाया जा सकेगा। इस तरह हुकूमतों के तई अवाम का एतमाद भी बढ़ेगा। इजलास में बदनवानी के खिलाफ भारत के काम को सराहा जा रहा है और हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 सालों में बदनवानी के खिलाफ उठाए गए इक़दामात का भी जिक्र किया गया है। G20 बैन-अल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का मरकज़ी फोरम है। ये तमाम बड़े बैन-अल-अक़वामी इक़्तिसादी मसाइल पर आलमी फ़न तामीर की तामीर और मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। बात करते हैं योगा डे की। बैन-अल-अक़वामी योगा दिन के बाक़िया 25 रोज़ की उल्टी गिनती के मौके पर आज NCC परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। आयुष की वजारत के तहत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इस फेस्टिवल का एहतमाम कर रहा है। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, G किशन रेड्डी भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों और आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सिकंदराबाद योगा फेस्टिवल दरअसल अगले महीने की 21 तारीख को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाए जाने वाले अज़ीमुश्शान बैन-अल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर ने इस साल के बैन-अल-अक़वामी यौम योग की थीम योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम का भी ऐलान किया। दिल्ली NCR में लोगों को फिलहाल राहत मिल गई है। दिल्ली NCR में आज सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। गुज़िश्ता कई रोज से यहाँ के लोग गर्मी से काफी परेशान थे, जहाँ दर्जा हरारत 45 से भी ऊपर रहा। आज की बारिश ने मौसम बदल दिया है, इससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हिमालयाई खत्ते में मगरबी खलल के फ़ाल होने की वजह से अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली NCR और आसपास के 40 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वक्फे से हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद की जा रही है। और आइए अब बात करते हैं इंडियन रेलवे के नए लिंक की। इंडियन रेलवे किसी भी इलाके की तरक्की के लिए बेहतर राब्ता सबसे अहम है। 2014 में वजीर आजम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों में रेल, हवाई और सड़क की तोसी को तरजीह दी है और पूरे मुल्क में राब्ते पर खुसूसी जोर दिया है। इसी सिलसिले में
में भी इंडियन रेलवे को बढ़ाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की तामीर की, जो उत्तराखंड में नक्लो हमल का एक नया बाब शुरू करेगी। देखते हैं उत्तराखंड से हमारे नामानिगार अभिषेक सिंह की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ उत्तराखंड से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले अकीदतमंदों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें जल्द ही सड़क के बजाय रेल के जरिए इन दोनों तीर्थ स्थानों तक पहुंचने का सस्ता और महफूज जरिया मिल जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के दरमियान बनने वाली 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की, जिससे न सिर्फ फासले कम होंगे बल्कि सफर भी आसान हो जाएगा। इस रेल प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद अगले 2 सालों में मुसाफिर ऋषिकेश से 4 घंटे में ट्रेन के जरिए कर्णप्रयाग पहुंच सकेंगे, जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम बहुत ही कम फासले पर हैं। लेकिन इस रेल लाइन की तामीर के बाद आप से इन दोनों मकामात पर ट्रेन के जरिए 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल केदारनाथ और बद्रीनाथ और उत्तराखंड में 5 प्रयाग जाने वाले यात्रियों को आसान रेल सफर फराहम कराएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ और उत्तराखंड में 5 प्रयाग जाने वाले जायरीन को रेल का आसान सफर फराहम करने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर काम तेज रफ्तारी से जारी है। तकरीबन 125 किलोमीटर तवील इस मंसूबे का काम 10 पैकेजेस में किया जा रहा है और तकरीबन 50% काम मुकम्मल भी हो चुका है। स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज रिलीजियसली दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमको जो है यहाँ पे एक 125 किलोमीटर लंबी टनलिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें 105 किलोमीटर टनल है, बाकी जो है 20 किलोमीटर ओपन एरिया है। ओपन एरियाज में आपके स्टेशन यार्ड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास एक मेन टनल है और एक एस्केप टनल है। मेन टनल में आपकी ट्रेन ट्रैवल करेगी और एस्केप टनल में इन केस इमरजेंसी हम कोई भी इक्विपमेंट जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया या कुछ हो गया, हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये जो मेन टनल है हमारे पास में पैकेज 1 में 10.85 किलोमीटर्स की है और ये जो है हमारा भी काम जो है अच्छा प्रगति पे चल रहा है। Material for the excavation, so the challenge is to find the right solution every day for the right excavation, because we have to create the pre-support that permit us to go ahead with the excavation in a safe condition. इस मंसूबे को दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिस पर ट्रेनें 100 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर सकेंगी। योग नगरी में पहले से ही ऋषिकेश तक रेल लाइन मौजूद है, इसलिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रेल गाड़ियाँ और मालगाड़ियाँ भी कर्णप्रयाग पहुंच सकेंगी। इस रेल मंसूबे का आगाज सितंबर 2020 में किया गया था। इस मंसूबे में सबसे बड़ा मसला कच्ची मिट्टी के पहाड़ों का है, जिसके नीचे बनाना और पटरी बिछाना एक पेचीदा काम था। लेकिन भारतीय रेलवे इसे ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी के जरिए बना रहा है, जो इतना मजबूत होगा कि बड़े से बड़ा ज़िलज़ला भी इसे गिरा नहीं सकेगा। ताकत इतनी है कि इसकी उम्र 100 साल तक होगी। टनल अगर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारी जो टनल की डिजाइन लाइफ है ये 100 ईयर है, और ये आपने पहाड़ के अंदर बनाई है जो इसको हम बना रहे हैं, तो ये प्रूवन डिजाइन और प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये टनल से अपनी कंट्री में तो चलो लेट से बनना शुरू हुई, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज का यूरोप में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पे टनलिंग पे बहुत काम हुआ है। टनल हमारा इसकी जो डिज़ाइन है वो प्रूवन डिज़ाइन है, एक बार हमने बनाई और हमने इसी के लिए यहाँ पे जो कंसल्टेंट रखे हैं वो हमारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिप्यूट के कंसल्टेंट हैं जो इस पैकेज में लगाए गए। उसका रीज़न यही जो आपने बताया कि हमारे हिमालयन के जो माउंटेन्स हैं यंग हैं। ये जानने के बाद कि ये रेलवे लाइन 16,500 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, प्रयाग पहुंचने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब और ओली तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ऋषिकेश में 10.85 किलोमीटर की पहली रेलवे सुरंग बनाई जा रही है, जबकि इस पूरे मंसूबे पर 16 सुरंगें मौजूद हैं, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग 14.5 किलोमीटर लंबी होगी, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग। तमाम सुरंगों के साथ ये सुरंगें भी बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड में ये रेल लिंक न सिर्फ सनती तरक्की के मौके फराहम करेगा, बल्कि इस इलाके में कॉटेज सनतों को भी तक़वियत देगा और अक़ीदतमंदों के लिए इबादतगाहों तक पहुँचना आसान हो जाएगा।
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है वो रही है पूरे देश के अंदर कनेक्टिविटी को तंदुरुस्त करने की, मजबूत करने की। इस दिशा में चाहे रेल हो, सड़क हो, हवाई हो या जल मार्ग हो, इन सब पर काफी कुछ काम किया जा रहा है। कई बड़े प्रोजेक्ट जो है पूरे देश में लगातार जारी है। ऋषिकेश से जो कि 125 किलोमीटर का खंड है, इस पर रेल दौड़ाने की जो है मोदी सरकार की तैयारी है 2025 तक। सिस्मिक जोन 4 के अंदर है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, लेकिन इस टनल को, इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है भारतीय रेल द्वारा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जो है एक काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा इन पहाड़ी राज्यों में, यहाँ पे डेवलपमेंट के क्षेत्र में। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, ऋषिकेश। मुल्क को खुद कफील बनाने का ख्वाब तभी पूरा होगा जब मुल्क की बेटियां खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि अपनी कोशिशों से दूसरी बेटियों के लिए भी खुद कफील होने की राह हमवार कर रही हैं। इन बेटियों में से एक हैं जिला सिरमौर के पावंटा साहब की डॉक्टर हरलीन कौर, जो कि दूसरी बेटियों के लिए भी काम कर रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। और अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कर रही हैं हमारी बेटियां खुद कफीली की राह पर आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद नजर डालेंगे बैनुल अक़वामी खबरों पर। मुल्क और रियासत में ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनसे तहरीक लेकर दूसरी बेटियां भी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पावंटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर भी इन बेटियों में से एक हैं जो मुल्क भर में सिरमौर जिले का नाम रोशन करके दूसरी बेटियों के लिए एक तहरीक बन रही हैं। पावंटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर को कई रियासती और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया है। टैरो कार्ड रीडर और हीलिंग थेरेपी की माहिर हरलीन कौर खवातीन और नौजवानों को बेकरी और केक बनाने की तरबियत भी देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी नौजवान खवातीन कफील हो चुकी हैं। मेरी क्लासेस चलती है मेडिटेशन की, ध्यान की, हीलिंग के ऊपर, उसके ऊपर बहुत पूरे इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और अभी करीब मैं 25-30,000 स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ। हमारी 200 स्टूडेंट्स की अभी लाइव जूम चल रहा है आजकल, जिसमें हम मेडिटेशन कर रहे हैं। 7 डेज का मेडिटेशन चल रहा है। 250 स्टूडेंट्स हैं उसमें जूम क्लास में। डॉक्टर हरलीन कौर को साल 2022 में नेशनल लेवल पर होम बेकर ट्रेनर और केक एंड बेकरी ट्रेनर का अवार्ड मिल चुका है और सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। साल 2002 में उन्होंने एक तरबियती मरकज का आगाज किया, जिसके जरिए खवातीन को मोमबत्तियां, हाथ से बनी हुई ज्वेलरी और वेस्ट मटेरियल से बहुत सी अच्छी मसनूआत बनाना सिखाया गया और बहुत सी खवातीन और नौजवानों को केक, टॉफियां और चॉकलेट बनाने की तरबियत दी गई, जिससे खवातीन की जिंदगी में बहुत तब्दीली आई है। मुझे मतलब केक का शौक था। मैंने डॉक्टर हरलीन से कांटेक्ट किया। एक्चुअली मैंने उनको पे देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया केक बेकिंग वगैरह। तो इनके पास आई तो बहुत अच्छा इन्होंने मुझे सिखाया। ये मेरी हॉबी है केक सीखना, मतलब लाइक मेरे को चाहिए था कुछ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, कुकिंग करूं, क्योंकि घर पे मम्मा कहती है कि कुछ बना ले, तो इसलिए फिर मेरे को इंटरेस्ट आया कि मैं केक सीखूं। बेकिंग मेरी हॉबी थी और मैंने सोचा था कि होटल मैनेजमेंट को मैं एज अ करियर चूज़ करूँगा, पर जब मैं केक बनाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि उसमें कोई कमी है या फिर कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है। तो जब मैंने प्रोफेशनली सीखा मैम से तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया और एक पता लगा कि प्रोफेशनल केक कैसे बनते हैं और टेस्ट का पता लगा कि प्रोफेशनली केक का टेस्ट कैसा होता है, और मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया हमें। यकीनन डॉक्टर हरलीन कौर खवातीन के लिए तहरीक का जरिया है, जो माशरे की दीगर खवातीन के मुस्तकबिल को भी संवार रही हैं। हिमाचल प्रदेश से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अब नजर डालें क़ौमी खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्काम से फ़ौरी मुज़ाकरात की अपील की है। इमरान खान ने यह अपील उस वक्त की जब उनके आला इत्तेहादियों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान उन पर दबाव बढ़ गया, जिसमें हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया और बहुत से लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ दी। उनके मावनीन और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन इस महीने के शुरू में शुरू हुआ, जब इमरान के हामियों ने 9 मई को उनकी मुख्तसर गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए थे। इमरान खान को गुज़िश्ता साल इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से इख्तलाफात हैं।
फौज ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है और इसे दहाइयों में बदतरीन माशी बुरहान का सामना भी है। यूरोपीय यूनियन ने रूस और बेलारूस में रूसी जौहरी हथियारों की तैनाती की इजाज़त देने के मुआहदे की मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने एक बयान में कहा है कि इस फैसले से कई बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई है। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूसी हुक्काम से यूक्रेन के खिलाफ रूस की जौहरियत की जंग की हिमायत फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा भी किया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी मिसाइल के एक हमले में मशरक़ी यूक्रेन के शहर डैनप्रो के क्लिनिक में 2 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। सदर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर तबाहशुदा क्लिनिक की एक वीडियो पोस्ट की जिसमें फायर फाइटर्स को जाए वक़्वा और इमारत से धुआं उठते हुए दिखाया गया है। रुख करते अमरीका का। अमरीकी कर्ज डिफ़ॉल्ट की आखिरी तारीख 1 जून से बढ़ाकर 5 जून कर दी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जेनेट येलन ने वफाक़ी कर्ज़ों की हद को बढ़ाने की आखिरी तारीख मुकर्रर करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस 5 जून तक 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की हद में इजाफा नहीं करती तो हुकूमत डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। कानून साजों के नाम अपने ताज़ा तरीन ख़त में एलन ने कहा है कि अगर कानून साज अमरीकी कर्ज़ों के हद को बढ़ाने या मुअत्तल करने में नाकाम रहते हैं तो उनका महकमा 5 जून तक नकदी की कमी की तवक्को रखता है। एलन ने पहले कहा था कि डिफ़ॉल्ट तौर पर जून के अवाइल में हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने 5 जून को आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है। और इस बीच टेक्सास हाउस की 5 रुकनी जनरल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस तजवीज़ के लिए वोट दिया कि टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन का मुआवजा किया जाए और एक अमीर सियासी अतिया दहिंदा को गलत तरीके से मदद करने पर ओहदे से हटा दिया जाए। केन पैक्सटन ने मुआवजे की धमकियां मिलने के बाद अपने नाक़दीन पर तनक़ीद करते हुए कहा है कि उनके ओहदे से बरतरफी सदर जो बाइडन और उनके डेमोक्रेटिक एजेंडे के लिए एक तोहफा होगी। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआविन केन पैक्सटन पर उनके साथ ही रिपब्लिकन्स ने ओहदे के गलत इस्तेमाल, मुजरिमाना इल्ज़ामात और बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया है। पैक्सटन ने ऐवान के मेंबरान बशमूल रिपब्लिकन्स पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गैर कानूनी मुआवजे का मंसूबे की साजिश की है। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। IPL के टाइटल मैच में कल गुजरात और चेन्नई आमने सामने होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस को 62 रन से शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। जीत के लिए 234 रन के ताक़ुब में मुंबई इंडियंस को पूरी टीम 18.2 ओवर में सिर्फ 171 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 3 विकेटों पर 233 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की जानिब से मोहित शर्मा ने सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। गुजरात के लिए ओपनर शुभमन गिल ने 60 गेंदों पर 129 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने 38 गेंदों पर 61 रन बनाए। 23 साला शुभमन गिल एक सीजन में 3 सेंचुरी बनाने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया गया। अब इतवार को फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मुकाबले की निहायत दिलचस्प होने की उम्मीद की जा रही है। बैडमिंटन की बात करते हैं। पीवी सिंधु और HS प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए आज अपने अपने सेमीफाइनल खेलेंगे। पीवी सिंधु का मुकाबला जॉर्जिया की तोंजिंग से होगा। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की जांगशी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रिसाई हासिल की थी। सिंधु ने मैच 3 गेम में 16-21, 13-21, 20-22 से जीतकर आखिरी 4 में जगह बनाई। सिंधु को मैच जीतने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। दूसरी तरफ HS प्रणॉय आज सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के एडेंटा से मुकाबला करेंगे। क्वार्टर फाइनल में कल प्रणॉय जापान के केंता निशिमोतो को 3 गेम्स तक के मुकाबले में शिकस्त देने में कामयाब रहे थे। भारतीय खिलाड़ी ने मैच 25-23, 21-18, 13-21 से जीता था। और अब मौसम का हाल।
इसी के साथ ही अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार